साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जय भीम। जी हाँ, मैं सतीश बौद्ध वापस आपके बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज का मुद्दा रखना चाहता हूँ भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति जैसे शब्द सुनते हैं तो तुरंत याद आती है लोकतंत्र के, लोकतंत्र के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। आज भारतीय लोकतंत्र बड़े ही भयावह दौर से गुजर रहा है। बताने वाले विशेषज्ञ ये कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सही है, लेकिन भारत का लोकतंत्र बड़ा तो है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र परिपक्व नहीं है। मेच्योरिटी इज नॉट अवेलेबल इन इंडियन डेमोक्रेसी, नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं धन्यवाद देता हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र के शरीर के ऊपर गणतंत्र का खोपड़ी लगा दिया। क्योंकि शरीर दिमाग के हिसाब से काम करता है, जो दिमाग कहता है वो शरीर करता है। तो अच्छा हुआ बाबा साहब ने लोकतंत्र को दिमाग नहीं बनाया, उसे केवल शरीर बनाया। दिमाग की जगह उन्होंने गणतंत्र को लगाया, रिपब्लिक को लगाया। ये बड़ा अच्छा किया। अगर ऐसा ना होता तो यकीन जानिए शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोग या मुसलमान या अन्य माइनॉरिटीज के लोग, इन सबको वो भी प्राप्त ना हुआ होता जो आज प्राप्त हो चुका है। महिलाओं को वो प्राप्त ना हुआ होता जो आज प्राप्त हुआ है। अगर लोकतंत्र को मस्तिष्क की जगह रखा जाता था। खैर, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये लोकतंत्र और गणतंत्र का क्या चक्कर है, ये है क्या? ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र के माध्यम से नेता चुनकर सदन तक पहुंचते हैं, यहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है। लेकिन पूरे देश को चलाने के लिए नियम, कायदे, कानून जो बनाए जाते हैं, जो संविधान में लिखे गए हैं, उनके अनुसार ही काम होता है। तो जब लिखित कानूनों के हिसाब से काम होता है तो ऐसे तंत्र को गणतंत्र कहते हैं। सोचो, अगर लोकतंत्र पूरी तरह से लागू हुआ होता तो क्या हो सकता था? मैंने कहीं चोरी की, अब चोरी का निर्धारण करने के लिए कि मैंने चोरी की है या नहीं की है, तो क्या किया जाता? अदालत की बजाय पंचायत लगाई जाती है। पंचायत में लोग इकट्ठे होते और कुछ पंच बैठे होते, फिर वहां बहुमत से फैसला लिया जाता कि मैंने चोरी की है अथवा चोरी नहीं की है। और पूर्व निर्धारित नहीं होता कि चोरी करने का अगर की है साबित हो जाए तो दंड क्या होगा, ये भी निर्धारित नहीं होता लोकतंत्र में। फिर उसके लिए बहुमत की जरूरत होती, डिसाइड किया जाता कि ये अपराध बताओ, इस अपराध के लिए ये वाली सजा के लिए कितने लोग राजी हैं, इस वाली सजा के लिए कितने लोग राजी हैं। तो बड़ा जटिल हो जाता, बहुत जटिल प्रक्रिया हो जाती। और ऐसे में एक लकुना और आ सकता था कि मैं जो बहुमत है उसे किसी तरह से अपने पक्ष में भी कर सकता था या कर सकता हूं। और ये होता भी था, हमारे देश में होता था। ऐसा भी देखा गया है कि इस लोकतंत्र ने बड़े बड़े विद्वानों को जहर पीने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि बहुमत कह रहा था कि ये आदमी गलत है, इसे जहर देकर मार देना चाहिए। लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने रियलाइज किया कि हमसे बहुत भारी गलती हो गई है। तो जो लोकतंत्र है वो केवल बहुमत के ऊपर चलता है, बहुमत पर आधारित होकर के चलता है। लेकिन जो गणतंत्र है,
गणतंत्र लिखित संविधान के ऊपर चलता है कि इस गुनाह का, इस अपराध की ये सजा, इस अपराध की ये सजा, इस काम को करने का ये प्रोसेस है। एसओपी होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं। जहां एक शहर की सीमा खत्म होती है तो खत्म होने वाले शहर की भी चौकी वहां पर होगी, और जहां से एक नई सीमा दूसरे शहर की शुरू होती है तो वहां भी एक और चौकी होगी। एक कोतवाली होगी, इस कोतवाली के नीचे निर्धारित थाने होंगे, निर्धारित थानों के नीचे निर्धारित चौकियां होंगी। तो ये एक ऑपरेशनल प्रोसेस बनाया गया। तो जहां इन प्रोसेसों से काम होता है वहां गणतांत्रिक व्यवस्था होती है। तो आप सोच के देखिए कितनी दूरदृष्टि थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मस्तिष्क में कि उन्होंने लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसीलिए मैं बाबा साहब को आधुनिक भारत का निर्माता मानता हूं और स्वीकार करता हूं, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि अगर केवल और केवल लोकतंत्र ही होगा तो उसका मिसयूज किया जा सकता है, जैसे कि आजकल हो रहा है। लोकतंत्र का बड़ा ही भारी मिसयूज किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं पिछले कुछ दिनों से रिसर्च कर रहा हूं उस लोकतंत्र के ऊपर ही, और रिसर्च के दौरान मैं बहुत सारे राजनीतिक दलों से मिला हूं, कुछ राजनीतिक बड़े बड़े नेताओं से मिला हूं, कुछ नई पार्टियों के साथ मिला हूं, कुछ पुरानी पार्टियों से मिला हूं, सीखा, समझा। तो अंततः एक, हालांकि अभी रिपोर्ट बनानी बाकी है, पर एक नतीजे पर मैं पहुंच चुका हूं कि लोकतंत्र में सबसे अहम चीज होती है चुनाव का जीतना, और दूसरी सबसे अहम चीज होती है जो चुनाव के जीतने का आधार है, उसे कहते हैं वोट। तो दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एक तो वोट और दूसरा चुनाव का जीता जाना। ऐसा हो सकता है कि आपकी वोट बहुत सारी हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप जीत जाए। हो सकता है कि आपकी वोट ज्यादा हो, लोग आपको ज्यादा वोट करते हो या कर सकते हो, लेकिन ये निश्चित नहीं है भारत में कि आप ही चुनाव जीतेंगे क्योंकि आपकी वोट ज्यादा है। वोट पाने के लिए या चुनाव जीतने के लिए भारत में जो मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है वो है मैन, मनी, मीडिया, माफिया, और इन सब के ऊपर है मशीन। मशीन मतलब ईवीएम मशीन। मशीन, मैन, मीडिया, मनी एंड माफिया। अब मैं इसको अरेंज करके बताना चाहता हूं कि सबसे ऊपर क्या है। लोकतंत्र में सबसे ऊपर है मनी, धन। जिस राजनीतिक दल के पास जितना ज्यादा धन है वो राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र में उतना ही सफल है। आपको जानकर हैरानी होगी, मेरे कुछ मित्र लोग हैं जो राजनीति करते हैं, नेता हैं, हालांकि मैं भी राजनीति से जुड़ा हुआ हूं, मैं सीखता हूं, समझता हूं, रिसर्च करता हूं। उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव था जिला पंचायत वाले चुनाव थे। यू वॉन्ट बिलीव, चुनाव के दौरान उन्होंने इलेक्ट्रिक कैटल, छतरियां, साड़ियां, शराब की बोतलें और कैश, सब कुछ बांटा। मतलब लोगों को प्रभावित करने के लिए अब इस बात की आवश्यकता नहीं रह गई कि आप कितने बुद्धिजीवी हैं, आप कितने अक्लमंद हैं, कितने समझदार हैं, आप समाज को क्या दिशा दे सकते हैं, आप राष्ट्र का निर्माण करने के लिए क्या योजनाएं ला सकते हैं, राष्ट्र में समन्वय स्थापित करने के लिए आपके पास क्या योजना है, उसका क्रियान्वयन कैसे करेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है भारत में। आप एक अच्छा नेतृत्वकर्ता हो सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत केवल इस बात की है कि किसी भी तरह से
बाय हुक एंड क्रुक वोट हासिल किया जाए। और वोट हासिल करने के लिए चाहे पैसे ही क्यों ना बांटने पड़े, बांटो। वोट हासिल करने के लिए कितनी ही शराब लोगों को पिलानी पड़े, कितने ही मांस खिलाना पड़े, खिलाओ। कितने ही प्रलोभन क्यों ना देने पड़े, दो। और नेता लोग ये करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजनीति जो भारत में हो रही है, चुनाव जीतने के लिए अगर अगले दिन चुनाव है और आज की रात अभी नेता के पास है, तो रातों रात चुनाव का सारा आयाम बदलने की क्षमता ये लोग रखते हैं। तो धन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मतलब एक चीज और मैं समझ पा रहा हूं, ये है, अगर आप वास्तव में नेता बनना चाहते हो, इस देश में कुछ करना चाहते हो, तो आपका विद्वान होना जरूरी नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग भी हमारे देश में नेता हैं कि जब वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अगर किसी विदेशी दौरे पर जाएं, रशिया जाएं, और रशिया के लोग आपके सम्मान में भारतीय राष्ट्रीय गान का जो है उद्बोधन करें, और सब लोग सीधे हाथ करके सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप ही के भारत का प्रधानमंत्री अपने आप को रोक नहीं पाता, वो चल पड़ता है, अपने आप चल पड़ता है वो व्यक्ति। उसे इस बात का ही एहसास नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय गान बजाया जा रहा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, आप विद्वान हो जरूरी नहीं है। विद्वत्ता वर्तमान में, आज की बात मैं कर रहा हूं, वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र में कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती है। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में अगर सभ्यता और भाषा की सारी सीमाएं लांघ दें, तो फिर विद्वत्ता के लिए कोई जगह नहीं बचती। जहां समाज को रामजादों और हरामजादों में बांट दिया जाता हो, और जो नेता ऐसा कर देता हो, तो आप उस नेता की बुद्धि और विवेक को समझ सकते हैं वो किस आयाम का है। जहां केवल और केवल राजनीतिक पिपासा को शांत करने के लिए, राजनीतिक भूचाल लाने के लिए, दो समुदायों को आपस में लड़ाने के लिए मुद्दे और प्रोपोगेंडा तैयार किए जाते हों, तो आप समझ सकते हैं कि यहां विद्युतता की आवश्यकता नहीं है, यहां चालाकी की आवश्यकता है, शातिर होने की जरूरत है। तो अगर आप इस लोकतंत्र में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको शातिर होना पड़ेगा, आपको चालाक होना पड़ेगा, आपको विद्वान होने की जरूरत नहीं है। पहले आपको धन चाहिए, पैसा। पैसे से आप मीडिया को खरीद सकते हो। मीडिया तो आजकल भांड हो गया है, बिकाऊ है। जिसके पास पैसा है उसे उसको मीडिया आसानी से अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकता है। आपने देखा ही होगा, 2014 का चुनाव जीतने के लिए एक निर्धारित नेता ने कुछ उद्योगपतियों को अपने साथ मिलाया, तो उद्योगपतियों को भविष्य में उनका फायदा दिलाने के लिए उद्योगपति ने 28, 30, 50 चैनल खरीद मारे, और वो सारे चैनल फिर उसी नेता का गुणगान करने में लग गए। और फिर हुआ यूं कि जो टीवी पे दिखाई दे रहा था वो जनता की खोपड़ी में जा रहा था। बहुत असर पड़ा, ब्रांड इमेज बन गई। जरूरी नहीं है कि आप अच्छा वक्ता हो। मतलब ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अच्छा वक्ता माना जाता है, लेकिन वो मंच पे चढ़कर ऐसी बातें कह देते हैं जो नाकाबिले तारीफ होती है। वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने पिछले चुनावों के दौरान गोरखपुर की एक सभा में ये कह दिया कि हमें ये देखने को मिल रहा, लव जिहाद हो रहा है, कि मुसलमान लोग
हिंदुओं की लड़की से शादी करके ले जाते हैं, भगा कर ले जाते हैं। अगर एक मुसलमान एक हिंदू की लड़की को लेके जाएगा तो हम मुसलमानों की 100 लड़कियों को लेकर के आएंगे। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने उस चुनाव के प्रचार के दौरान किया था। तो आप उस व्यक्ति की विद्युतता का अंदाजा लगा सकते हैं। और क्योंकि व्यक्ति वो शब्द बोलता है जो उसके दिमाग में हो। तो भारतीय लोकतंत्र में मैच्योरिटी की बड़ी भारी कमी है। एक नेता दूसरे नेता को सम्मान देने से हिचकता है। नेता को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शक्तियां मुझसे छीन ली जाएं। घबराहट होती है नेता को। तो भारतीय लोकतंत्र बड़ी ही अपरिपक्वता के दौर से गुजर रहा है, बहुत अपरिपक्व है। अपरिपक्व शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी भाषा शैली को खराब नहीं करना चाहता। अदरवाइज मैं ये भी कह सकता हूं कि भारतीय लोकतंत्र और भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में भ्रष्टाचार है, भरपूर भ्रष्टाचार है। इवन मैं तो कई बार रिसर्च किया है तो डेटा निकाले मैंने कि राजनीतिक दल कई कई हजार करोड़ रुपए खर्च करते हैं चुनावों में। राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं, कैंडिडेट की नहीं। कैंडिडेट उससे अलग खर्च करता है। अगर टोटल मिला लें तो आप देखिए कितना पैसा खर्च होता है केवल चुनाव में, इस बात के लिए कि चुनाव जीत लिए जाए। वोट लेने वाले खरीदार हैं और वोट देने वाले भी बिकने को तैयार है। मुझे तो बड़ा दुख होता है ये सोच करके कि कई बार लोग अपने वोट को केवल और केवल एक शराब की बोतल में ही बेच देते हैं। तो अपरिपक्वता है। ऐसा भी दौर हमने देखा है अध्ययन के दौरान कि दलितों को लाठी डंडे मार के भगाया गया, भागो यहां से, तुम कैसे वोट डाल सकते हो, जाओ तुम्हारे बदले की वोट हम डाल देंगे। वो बूथ कैप्चर कर लिया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी, बागपत, बड़ौत, शामली, कैराना, इस तरह का जो एरिया है ना, इस तरफ आज भी यहाँ दलितों को खाट पे बैठने नहीं दिया जाता। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपने हिसाब से वोट डलवा दी जाती है। माफिया करता है ना ये काम। इस देश में लोकतंत्र के प्रहरी अब पैसा है, माफिया के लोग हैं, गुंडे लोग हैं, ये सारे लोग हैं। अच्छे लोगों की इस भारतीय लोकतंत्र को जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये सारी रिपोर्ट है, अध्ययन के आधार पे बता रहा हूं। हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अच्छे लोगों ने लोकतंत्र में एंट्री करनी शुरू की तो गंदे लोगों की खैर नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूं, अगर आप राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो आप आइए, अच्छे लोग राजनीति से जुड़िए। अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो ये राजनीति का चेहरा बदल भी सकता है। इन आशाओं और उम्मीदों के साथ मैं फिर से आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।